हाँ कल। तो आज अपना सेट नंबर 7 है। सी टेट एम पी टेट जितने भी टेट के एग्ज़ाम होते हैं उनके सी डी पी के 5000 सीरीज़ की क्वेश्चन चलाई गई है। ठीक है, 5000 क्वेश्चनों की सीरीज़ चलाई गई है। तो आज अपन 30 प्रश्नों को करेंगे सी डी पी। ठीक है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। ठीक है, इससे अगली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आइए पहले क्वेश्चन आज। 8 वर्षीय बालक कहता है कि यदि दो समान मात्रा के पानी को अलग अलग आकार के गिलासों में डाल दिया जाए तो लंबे गिलास में पानी अधिक हो जाएगा। तो शिक्षक के अनुसार यह मुख्यतः किस बात का संकेत है? बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, या बच्चा संरक्षण कन्वर्जेशन की अवधारणा विकसित नहीं कर पाया, या बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में है, या बच्चा प्रतिवर्ती चिंतन रिवर्सिबिलिटी का पूर्ण उपयोग कर रहा है। मतलब कि एक गिलास में ज़्यादा पानी है, एक गिलास में कम पानी है, तो ये बच्चा क्या नहीं कर पा रहा है? संरक्षण नहीं कर पा रहा है। बी ऑप्शन सही है। क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, मतलब कि एक गिलास में ज़्यादा पानी है इतना, और एक गिलास में बहुत कम पानी है, लेकिन गिलास का मोटाई और मतलब लंबाई और वो बराबर नहीं है, बड़ा छोटा, लेकिन पानी बराबर है दोनों में। तो ये क्या कहलाएगा? संरक्षण कहलाएगा। एक शब्द से समझ जाओगे संरक्षण कहलाता है जब छोटा और बड़े में हो। तो आइए अपन व्याख्या देख लेते हैं। 8 वर्ष का बच्चा सामान्यतः कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है जहाँ संरक्षण की अवधारणा विकसित हो जाती है। यदि वह अभी भी लंबे ग्लास को अधिक मान रहा है तो इसका अर्थ है कि कन्वर्जेशन विकसित नहीं हुआ है, ना ही वह प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। ठीक है, बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? बताओ। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें पूछिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 साल। ठीक है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 से 18 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। एक विद्यार्थी अकेले गणित का कठिन प्रश्न हल नहीं कर पाता, लेकिन शिक्षक के संकेत मिलने पर सही उत्तर तक पहुंच जाता है। यह सिद्धांत किस अवधारणा का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? मतलब कि टीचर की शिक्षक की सहायता से बच्चा प्रश्न को उत्तर दे रहा है। तो ये कहलाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। अब ZPD किसने दिया? लेव वाइगोत्स्की ने। किसने? ये वैज्ञानिक है लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, ट्रायल एंड एरर किसने दिया है? इसका ऑप्शन तो बी सही है, लेकिन इसका ट्रायल एंड एरर किसने दिया है? ये दिया है थार्नाडाइक ने। किसने दिया है? थार्नाडाइक ने। ठीक है, ZPD वह अंतर है जो बच्चा अकेले नहीं कर सकता, वह लेकिन सक्षम व्यक्ति की सहायता से कर सकता है। शिक्षक के संकेत स्केप फोल्डिंग का उदाहरण है। स्केप फोल्डिंग मतलब बच्चा स्केप फोल्डिंग के माध्यम से किसी भी चीज़ को आसानी से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कथन कह रहा है कि प्रभावी मूल्यांकन का उद्देश्य केवल अंक देना नहीं है, और कारण कह रहा है कि मूल्यांकन सीखने की कठिनाइयों की पहचान करके शिक्षण में सुधार करने में सहायता करता है। देखो, इनको ऐसे हल करते हैं। जो पॉजिटिव है मान के चलो, ये अभी ये पॉजिटिव है, ये देना नहीं लिखा है ना, तो अभी सही बात बोल रहा है। प्रभावी मूल्यांकन का उद्देश्य केवल अंक देना ही नहीं होता है, सुधार भी करना होता है, अधिगम को सुधारना भी होता है। मूल्यांकन सीखने की कठिनाइयों को पहचान करके शिक्षण में सुधार करने में सहायता करता है। ठीक है, अब हम दोनों को मिलाकर देखना है क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, इनका अर्थ बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखो, प्रभावी पहले वाले अभी कथन में किसकी बात हो रही है? एजरिज्म में प्रभावी मूल्यांकन का उद्देश्य केवल अंक देना नहीं है, सही बात है। और मूल्यांकन सीखने की कठिनाइयों की पहचान करके शिक्षण में सुधार करने की सहायता करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन सही है। आधुनिक मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने में सुधार करना है, इसलिए रीजन एंड एजरेशन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रश्न इवोल्यूशन का स्तर है? मतलब कि तुलना का स्तर है। इवोल्यूशन का स्तर है मतलब इसका मतलब क्या होता है? तुलना करना। तो पियाजे के 4 चरण लिखिए, या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता लिखिए। ये पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत की तुलना करके बताइए कि प्राथमिक शिक्षा में कौन सा अधिक उपयोगी और क्यों है। कन्वर्जेशन का अर्थ बताइए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें तुलना हो रही है। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों की तुलना करके बताइए कि प्राथमिक शिक्षा में कौन सा अधिक उपयोगी और क्यों है। जीन पियाजे ने दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की ने दिया है सामाजिक का सिद्धांत। ठीक है, तुलना करके तर्क सहित निर्णय देना इवोल्यूशन स्तर का कार्य है। मैंने बोला अभी इवोल्यूशन का अर्थ क्या होता है? तुलना करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। यदि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को एक जैसी गतिविधि देता है जबकि उनकी सीखने की क्षमता अलग अलग है, मतलब कि सीखने की क्षमता अलग अलग है लेकिन एक जैसी गतिविधि देता है, तो मैं किस सिद्धांत की उपेक्षा कर रहा है? बताओ। रेडीनेस
इंडिविजुअल डिफरेंसेस, रीइंफोर्समेंट या मोटिवेशन? किसकी बात कर रहा है बताओ? इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब कि व्यक्तिगत जैसी एक जैसी गतिविधि दे रहा है लेकिन उनकी सीखने की क्षमता अलग अलग है। हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। 10 लोग क्लास को देखेंगे, 10 की क्षमता अलग होगी। किसी को कुछ प्रश्न समझ में आएंगे, किसी को पूरे आएंगे, ठीक है। ऐसा सभी विद्यार्थियों को समान कार्य देना हमेशा न्याय संगत नहीं होता। प्रभावी शिक्षक व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए शिक्षक बड़े अक्षरों की सामग्री, ऑडियो और सहपाठी सहायता उपलब्ध कराता है। ये किस सिद्धांत का सर्वोत्तम उदाहरण है बताओ? इसका ऑप्शन है बी, इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है बताओ? इक्विटी का मतलब होता है कि विद्यार्थी को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार, मतलब कि एक विद्यार्थी है, सुमित है, एक अरुण है, ठीक है। इसको गणित नहीं आ रहा है, इसको इंग्लिश नहीं आ रही है और इसको साइंस नहीं आ रही है, तो मैं दोनों को ये नहीं बोलूँगा कि तुम दोनों भी इंग्लिश ही पढ़ो। इसको साइंस नहीं आ रही, मैं बोलूँ तुम भी इंग्लिश पढ़ो, क्योंकि मैं इसको भी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ इसलिए। तो मतलब बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार उसका समाधान करना है, ना कि सबको एक जैसा करना है, ठीक है। तो कौन सा सही है? इक्विटी, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रोथ और डेवलपमेंट मतलब वृद्धि और विकास के संबंध में सही है? वृद्धि और विकास के संबंध के बारे में बताना है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में कौन सा कथन सही है। क्या वृद्धि और विकास दोनों समानार्थी हैं? मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों समानार्थी हैं। ग्रोथ केवल गुणात्मक परिवर्तन है, ग्रोथ मतलब वृद्धि केवल गुणात्मक परिवर्तन है क्या? या डेवलपमेंट में ग्रोथ शामिल है लेकिन डेवलपमेंट केवल ग्रोथ तक सीमित नहीं है? या डेवलपमेंट केवल शारीरिक परिवर्तन है? देखो, डेवलपमेंट जो विकास होता है वो शारीरिक परिवर्तन नहीं होता केवल, ये इसलिए मैंने ये गलत कर दिया। और वृद्धि जो होती है गुणात्मक नहीं होती, ये मात्रात्मक होती है। मैंने दो ऑप्शन को हटा दिया, ठीक है। अपन दो ऑप्शन को और एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो कौन सा सही होगा? वृद्धि, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों समानार्थी हैं, ठीक है। तो वृद्धि कैसी होती है? वृद्धि होती है मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, और जबकि विकास होता है विकास वो गुणात्मक एवं मात्रात्मक, दोनों प्रकार के परिवर्तनों में समाहित करता है, ठीक है। डेवलपमेंट में ग्रोथ शामिल है लेकिन डेवलपमेंट केवल ग्रोथ तक सीमित नहीं है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा हर बार शिक्षक की सहायता पर निर्भर रहता है जबकि वह कार्य स्वयं भी कर सकता है। मतलब कि एक बच्चा है जो हर बार शिक्षक की सहायता पर ही निर्भर रहता है, लेकिन जबकि वह स्वयं कार्य भी कर सकता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सहायता बढ़ा दे, सहायता धीरे धीरे कम करके आत्मनिर्भर बनने का अवसर दे, कार्य किसी दूसरे विद्यार्थी से कराए, बच्चे को दंड दे। बी ऑप्शन चाहिए। कौन सा? बी, सहायता धीरे धीरे कम करके आत्मनिर्भर बनने का अवसर दे। मतलब बच्चों को स्केप होल्डिंग दो, अगर वो धीरे धीरे उससे मतलब पीछे हटो, अपन उसको थोड़ा सा बताओ, फिर थोड़ा सा बताओ, उससे बोलो आप करो, थोड़ा सा कोशिश करो, मतलब इसको बोलते हैं स्केप होल्डिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? स्केप होल्डिंग बोलते हैं। मतलब कि बच्चों को थोड़ी थोड़ी सहायता देना। स्केप होल्डिंग का उद्देश्य स्थायी सहायता देना नहीं, बल्कि सहायता को धीरे धीरे हटाकर बच्चे को स्वतंत्र बनाना, ठीक है। मैंने जो आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन असेसमेंट फॉर लर्निंग का उदाहरण है? असेसमेंट फॉर लर्निंग का उदाहरण पूछा है। कौन सा? असेसमेंट फॉर लर्निंग का उदाहरण, वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, अध्यापन के दौरान नियमित प्रतिपुष्टि और सुधारात्मक गतिविधियां, अंतिम परिणाम घोषित करना। कौन सा ऑप्शन सही है? अध्यापन के दौरान नियमित प्रतिपुष्टि और सुधारात्मक गतिविधि, अंतिम परिणाम घोषित करना गलत था, बोर्ड परीक्षा गलत था, वार्षिक परीक्षा गलत था। असेसमेंट फॉर लर्निंग का उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है, ना केवल उसका परिणाम मापना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि अपनी 5000 सीरीज की जो क्वेश्चन है सभी टेट एग्जामों में है। सेट नंबर 7 है, जिसने 1 से 7 तक ना देखा हो बिल्कुल देखे। अपना स्कोर भी कमेंट करना है, मेरे से 25 सही है, मेरे 30 सही है, मेरे 10 सही है, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक शिक्षक कक्षा में जानबूझकर ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है, लेकिन प्रत्येक उत्तर के लिए तर्क आवश्यक है। मतलब तर्क स्क्रीमा का इस्तेमाल जरूर होगा, आवश्यक है। उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? स्मृति का परीक्षण करना, या आलोचनात्मक एवं रचनात्मक चिंतन विकसित करना, पाठ्यक्रम पूरा करना, या वस्तुनिष्ठ परीक्षा की तैयारी कराना। बताओ, बी ऑप्शन सही है। आलोचनात्मक एवं रचनात्मक चिंतन विकसित करना। स्मृति का परीक्षण नहीं हो रहा है यहाँ पर, ना पाठ्यक्रम पूरा कराना है, या वस्तुनिष्ठ की तैयारी कराना है, ठीक है। कौन सा सही है? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर,
ऐसे प्रश्न विद्यार्थियों को विश्लेषण, तर्क, प्रमाण और वैकल्पिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह आधुनिक कॉन्स्टिट्यूटिव पेडोलॉजी की महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अभिकथन और कारण वाला प्रश्न आ गया दोबारा से। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे कन्वर्जेशन की अवधारणा समझ लेते हैं। ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कितने साल की होती है? 7 से लेकर 11 साल की। मतलब कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे कन्वर्जेशन की अवधारणा समझ लेते हैं। ठीक है। कारण कह रहा है इस अवस्था में बच्चे तार्किक रूप से सोच सकते हैं, लेकिन उसका तर्क मुख्यतः ठोस कॉन्क्रीट वस्तुओं तक सीमित रहता है। ठीक है, बात सही है दोनों। अभिकथन भी सही है और रीज़न भी सही है। मतलब कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे कन्वर्जेशन संरक्षण की अवधारणा समझ सकते हैं। अभी जो एक क्वेश्चन निकला था उस पर अभिकथन और कारण वाला, वो भी इसी के बेस पर था। इस अवस्था में बच्चे तार्किक रूप से सोच सकते हैं, लेकिन अमूर्त सोच नहीं सोच सकते। मतलब ज़्यादा वैकल्पिक ज़्यादा ही नहीं सोच सकते। वो होता है, वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। और वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या रहती है? औपचारिक संक्रिया अभी मैंने बताई थी 11 से 18 साल। और मूर्त संक्रियात्मक की रहती है 7 से 11 साल। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ए और आर दोनों सही है। आर ही की सही व्याख्या करता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष है। बच्चे कन्वर्जेशन, क्लासिफिकेशन और सेक्रेशन जैसी क्षमताएं विकसित करते हैं। उसका तर्क ठोस अनुभव पर आधारित होता है। किस पर? ठोस अनुभव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक कठिन कार्य को पहले स्वयं प्रदर्शित करता है और फिर विद्यार्थियों से समूह में करवाता है। मतलब कि एक जो शिक्षक है जो कठिन कार्य को पहले स्वयं प्रदर्शित करता है और फिर विद्यार्थियों से समूह में करवाता है, पेयर में। अंत में उन्हें स्वतंत्र रूप से वही कार्य करने देता है। यह रणनीति मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित है? क्लासिकल कंडीशनिंग पर गलत, ऑपरेशनल कंडीशनिंग पर गलत, ट्रायल एरर थार्नाडाइक ने दिया है। ये प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है थार्नाडाइक ने। ठीक है, लेकिन इसमें अभी थार्नाडाइक का सिद्धांत नहीं पूछा है। इसमें ये पूछा है कि एक शिक्षक है जो कठिन कार्य को पहले खुद करके बताएगा, फिर विद्यार्थियों से बोलेगा आप समूह में करो, फिर आप बोलेगा आप स्वतंत्र हो, मतलब अलग अलग होकर वो अपना अपना। तो यह क्या कहलाएगा? स्कैफोल्डिंग एंड ग्रेजुअल रिलीसेस फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी ऑप्शन सही है। शुरुआत में अधिक सहायता और बाद में सहायता धीरे धीरे कम करना ग्रेजुअल रिलीसेस का सिद्धांत है, जो वाइगोस्की की स्कैफोल्डिंग का अवधारणा से जुड़ा हुआ। मतलब कि जेड पी डी किसने दिया? जेड पी डी दिया लेव वाइगोस्की ने। ठीक है, जो वैज्ञानिक लेव वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एनालिसिस स्तर का है? मतलब कि विश्लेषण करना, रीजनिंग, एनालिसिस स्तर का प्रश्न कौन सा है? थार्नाडाइक के नियम लिखिए। थार्नाडाइक और स्किनर के अधिगम सिद्धांतों में प्रमुख अंतर बताइए। थार्नाडाइक की परिभाषा लिख दीजिए या सही विकल्प चुनिए। बी ऑप्शन सही है, क्योंकि जिसमें देखो अंतर करना है, इसमें एनालिसिस आ जाएगा पूरा। थार्नाडाइक और स्किनर के अधिगम सिद्धांतों को दो प्रमुख अंतर बताइए। दो सिद्धांतों की तुलना करना और अंतर बताना एनालिसिस स्तर का कार्य है। दो लोगों में तुलना करना क्या कहलाएगी? एनालिसिस कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। इसको कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। कौन सा? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि शिक्षक कक्षा में यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग यूडीएल के सिद्धांत अपनाता है तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग प्रस्तुतिकरण, सहभागिता और अभिव्यक्ति को दर्शाता है, तो इसका सिद्धांत प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? सभी विद्यार्थियों को एक ही तरीके से पढ़ाना, सभी विद्यार्थियों के लिए सीखने के अनेक माध्यम उपलब्ध कराना, केवल दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाना या केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों पर ध्यान देना। बी ऑप्शन सही है। सभी विद्यार्थियों के लिए सीखने के लिए अनेक माध्यम उपलब्ध कराना, मतलब कि एक तरीके से नहीं पढ़ाना है बच्चों को। वो केवल दिव्यांग व्यक्तियों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ना प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की बात हो रही है। ठीक है, तो कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। कौन सा? बी ऑप्शन। यूडीएल का उद्देश्य है कि प्रस्तुतिकरण, सहभागिता और अभिव्यक्ति के अनेक विकल्प देकर सभी बच्चों को सीखना सिखाना सुलभ बनाए जाए। ठीक है, यूडीएल का मतलब क्या होता है? प्रस्तुतिकरण, सहभागिता और अभिव्यक्ति। ठीक है, इस पर बात हुई थी। सभी विद्यार्थियों के लिए सीखने के लिए अनेक माध्यम उपलब्ध कराना, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसलिए बी सही है। केवल वाला, ये जो केवल लिखा है ये हमेशा नेगेटिव होता है। सभी विद्यार्थियों को एक तरीके से पढ़ाना, एक तरीके से नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हर बच्चे की दिमागी क्षमता अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मोटिवेशन का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? मोटिवेशन की बात हो रही है। इनाम पाने के लिए पढ़ना, इंट्रिक्स मोटिवेशन का सबसे उपयुक्त उदाहरण। इनाम पाने के लिए पढ़ना, शिक्षक की डांट से बचने के लिए पढ़ना, विषय में रुचि होने के कारण स्वयं अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ना, परीक्षा में अंक लाने के लिए पढ़ना। बताओ कौन सा होगा? इनाम पाने के लिए पढ़ना गलत है, शिक्षक की डांट से बचने के लिए पढ़ना गलत है, अंकों के लिए पढ़ना गलत है, विषय में रुचि होने के कारण स्वयं अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ना। आंतरिक, मेरे अंदर आंतरिक बात हो रही है कि मुझे अंदर ही अंदर, मतलब मुझे सिर्फ अपने माता पिता के लिए पढ़ना है, तो ये आंतरिक है, अंदर ही अंदर आनी चाहिए। ये नहीं है कि मुझे साइकिल मिल जाएगी मैं इसलिए 90% नंबर ले आऊँ, तो वो एक बाहरी कारक हो गया, बाहरी मोटिवेशन हो गया। ठीक है, तो जब प्रेरणा भीतर से आती है और सीखना स्वयं में आनंद देता है तो उसे आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। मैंने आपको बताया अभी आंतरिक प्रेरणा किसे कहते हैं। अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि मुझे टेट का एग्ज़ाम अपन दे रहे हैं, तो मुझे अंदर से आत्मा आनी चाहिए कि मेरे को 120 प्लस करनी है टेट में। कितना? 120 प्लस। तो ये आंतरिक है, आपकी खुशी के लिए। आपने बोला कोई, मैं आपको बोल दूँ कि मैं आपको इनाम दूंगा 5,000 रुपये अगर आप इतने नंबर ले आते हो, तो ये क्या होगी? बाहरी प्रेरणा होगी। ये क्या होगी? बाहरी प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी हर प्रश्न का उत्तर सही देता है लेकिन किसी नए सिद्धांत में वही अवधारणा लागू नहीं कर पाता। मतलब कि हर प्रश्न का उत्तर तो सही देता है लेकिन किसी नए सिद्धांत में वही अवधारणा लागू नहीं कर पाता। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? उसका अधिगम अर्थपूर्ण है, उसे केवल यांत्रिक रूट अधिगम क्रिया है, उसकी बुद्धि कम है, उसकी स्मृति कमज़ोर है। बताओ क्या होगा? ये क्या माना जाएगा? यदि एक विद्यार्थी हर प्रश्न का उत्तर सही देता है लेकिन किसी नए सिद्धांत में वही अवधारणा लागू नहीं कर पाता, तो इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है? देखो, यांत्रिक अधिक्रिया नहीं होगी, उसका अर्थपूर्ण अधिगम अर्थपूर्ण है, उसका अधिगम अर्थपूर्ण है, गलत है। अगर अर्थपूर्ण होता तो वो उत्तर दे सकता था। उसने रटन विद्या करी है। क्या करी है? रटन विद्या। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बताओ। उसकी बुद्धि कम है या उसकी स्मृति कमज़ोर है? उसकी बुद्धि कम है या उसकी स्मृति कमज़ोर है? बताओ, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। उसकी बुद्धि कम है या उसकी स्मृति कमज़ोर है? उसकी स्मृति कमज़ोर है, ना कि बुद्धि। बुद्धि कम नहीं है, बुद्धि सही है। उसने थोड़ा रटने की कोशिश करी, उसने रटने की अवधारणाओं पर उसने क्वेश्चन को सही करा है। यदि ज्ञान का नई परिस्थिति में उपयोग नहीं हो पा रहा है तो सीखना सतही व रटने पर आधारित माना जाएगा। किस पर? रटने पर आधारित। ये पॉजिटिव था। प्रश्न में बोला था क्या निष्कर्ष निकलता है? अवधारणा लागू नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो जाता, ये गलत हो जाता। और ये केवल वाला ये वैसे भी गलत है। उसकी बुद्धि कम है, ये नहीं बोल सकते अपन। उसकी स्मृति कमज़ोर है। क्या है? स्मृति कमज़ोर। अगर वो बार बार अभ्यास करेगा तो सीख सकता है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण वाला प्रश्न आ गया। असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट का उपयोग शिक्षण प्रक्रिया में सुधार के लिए किया जाता है। बताओ। और इसका उद्देश्य केवल विद्यार्थियों की रैंक निर्धारित करना। मतलब कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का उपयोग शिक्षण प्रक्रिया में सुधार के लिए किया जाता है क्या? सुधार के लिए ही किया जाता है क्या? फॉर्मेटिव असेसमेंट का उपयोग किया जाता है सीखने की कठिनाइयों की पहचान और समय पर सुधार करने के लिए। ठीक है, पहला तो सही है, सुधार करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य केवल विद्यार्थियों की रैंक निर्धारित करना। रैंक निर्धारित करना तो गलत है, मतलब कि ए सही होगा और आर गलत होगा। तो कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है। ए सही है लेकिन आर गलत है। आर क्यों गलत है? कारण क्यों गलत है? इसमें लिखा है केवल विद्यार्थियों की रैंक निर्धारित करना। जब तक अपन CDP पढ़ रहे हैं और टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अंक ग्रेडिंग सिस्टम से बहुत दूर रहना है, क्योंकि वो नेगेटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वीडियो को लाइक तो करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि अपना 7वां सेट चल रहा है। कम से कम अपन कितने प्रश्न पे चल रहे हैं? 177। 5,000 क्वेश्चन की सीरीज़ है। कितने की? 5,000। आपको कमेंट बताना कि सर मेरे 20 सही है, मेरे 30 सही है, मेरे 25 सही है।
तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सकेगी इससे, और वीडियो लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई विद्यार्थी संगीत सुनकर सबसे अच्छी तरह सिखाता है और दोनों को आसानी से पहचान लेता है तो गार्डनर के अनुसार उसके प्रमुख रूप से कौन सी बुद्धि विकसित है? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या म्यूजिकल इंटेलिजेंस या स्पेक्टिकल इंटेलिजेंस या लॉजिकल हो नहीं सकती, ठीक है, लिंग्विस्टिक हो नहीं सकती, स्पेक्टिकल हो नहीं सकती। कौन सी सही है? बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन सही है, क्योंकि म्यूजिकल की बात हो रही है, संगीत की बात हो रही है। संगीत सुनकर सबसे अच्छे तरह सिखाता है और दोनों को आसानी से पहचान लेता है। गार्डनर के अनुसार, गार्डनर एक बहुबुद्धि सिद्धांत के जो वैज्ञानिक उनमें है, उनमें प्रमुख में कौन सी बुद्धि विकसित होती है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में संगीत संबंधी क्षमता को म्यूजिकल इंटेलिजेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा में गलत उत्तरों पर भी चर्चा करता है ताकि विद्यार्थी अपनी सोच का विश्लेषण कर सकें। यह रणनीति मुख्यतः किस उद्देश्य को पूरा करती है? मतलब कि एक शिक्षक है जो गलत उत्तर पर भी चर्चा करेगा, जिससे कि विद्यार्थी की जो विश्लेषणात्मक सोच है जो उसकी डेवलप होगी। यह रणनीति मुख्यतः किस सिद्धांत को पूरा करती है? गलतियों को बढ़ावा देगी, या मेटाकॉग्निशन और कॉन्सेप्चुअल चेंजेस विकसित करता है, या परीक्षा कठिन बनाना, या अनुशासन बनाए रखना? अनुशासन बनाए रखना गलत है, परीक्षा कठिन बनाना गलत है, गलतियों को बढ़ावा देना गलत है। मेटाकॉग्निशन और कॉन्सेप्चुअल चेंजेस विकसित करता है। कौन सा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। मेटाकॉग्निशन और कॉन्सेप्चुअल चेंजेस विकसित करता है। गलत उत्तरों पर चर्चा करने से विद्यार्थी अपनी सोच का पुनः मूल्यांकन करते हैं और गलत धारणा को सही अवधारणा से बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कॉन्स्ट्री विजिट क्लासरूम के बारे में सबसे उपयुक्त है? मतलब क्लासरूम के बारे में सबसे पॉजिटिव कथन ढूंढना है। कॉन्स्ट्री विजिट क्लासरूम के बारे में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? शिक्षक ज्ञान का एकमात्र स्रोत होता है, सभी विद्यार्थियों को समान गति से सीखना चाहिए, या विद्यार्थी पूर्व ज्ञान, अनुभव और सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं, सीखने का मुख्य उद्देश्य तथ्यों को याद करना। कौन सा होगा? शिक्षक ज्ञान का एकमात्र स्रोत होता है, गलत है। सभी विद्यार्थियों को समान गति से सीखना चाहिए, गलत है बिल्कुल। सभी विद्यार्थी समान गति से नहीं सीख सकते, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो माइंड सेट होता है वो बहुत अलग होता है। किसी का कम होता है, किसी का बहुत तीव्र होता है, किसी को और ही तीव्र होता है। प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है, सबका माइंड सेट बहुत अलग होता है, इसलिए सभी बच्चे समान रूप से नहीं सीख सकते। मैंने 2 ऑप्शन गलत कर दिए। सीखने का मुख्य उद्देश्य तथ्यों को याद करना, गलत। सी ऑप्शन सही है। कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। विद्यार्थी पूर्व ज्ञान, अनुभव और सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान तैयार रूप में नहीं दिया जाता, बल्कि विद्यार्थी अपने अनुभव, चर्चा और चिंतन से उसका निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक जल चक्र पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों से वर्षा कैसे होती है और चर्चा कराता है और फिर नया पाठ शुरू करता है। यह रणनीति किस सिद्धांत का सर्वोत्तम उदाहरण है? जल चक्र पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों से पूछता है कि वर्षा कैसे होती है और चर्चा कराता है, फिर नया पाठ शुरू करता है। मतलब कि पूर्व ज्ञान, आपको कुछ पहले से ज्ञान है कि नहीं, कि आपको जल चक्र पढ़ना है। मान के चलो मैंने आपसे पूछ लिया वर्षा कैसे होती है, मतलब आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालोगे, यार वर्षा होती कैसे है, वर्षा होती कैसे है। तो ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ये थार्नाडाइक ने दिया है, तो प्रयास एवं त्रुटि की बात थोड़ी ना हो रही है यहाँ पे, गलत। एडवांस ऑर्गेनाइजर ऑपरेशन कंडीशनिंग थ्योरी या डाइवर्सिटी लर्निंग, कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है, एडवांस ऑर्गेनाइजर, ठीक है। डेविड आशुबेल के अनुसार नया ज्ञान देने से पहले पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने के लिए एडवांस ऑर्गेनाइजर का उपयोग किया जाता है। इससे मीनिंगफुल लर्निंग होती है। डेविड आशुबेल ने बोला कि मतलब कि पहले अपन को थोड़ा सा पहले के बारे में बताना है, जो थोड़ा बहुत बच्चा पहले से जानता हो, ठीक है। जैसे जल चक्र पढ़ाना है तो शिक्षक ने ये क्यों बोला कि वर्षा कैसे होती है, जिससे कि बच्चों की जागृत क्षमता जागे कि यार वर्षा कैसे होती है, उस पाठ में बच्चे का ध्यान लग सके, ठीक है। बी ऑप्शन सही है, एडवांस ऑर्गेनाइजर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण फिर से आ गया। ब्रूनर के अनुसार किसी भी विषय को किसी भी आयु के बच्चों को उपयुक्त रूप में सिखाया जा सकता है। ब्रूनर के अनुसार किसी भी विषय को किसी भी आयु के बच्चों को उपयुक्त रूप से सिखाया जा सकता है। कारण बोलता है कि ब्रूनर के स्पिरल कैरिकुलम की अवधारणा दी, जिसमें विषयों को बढ़ती जटिलता के साथ बार बार पढ़ाया जाता है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए और दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या है, या बी ऑप्शन सही है, या सी ऑप्शन सही है, या डी ऑप्शन सही है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ब्रूनर के अनुसार किसी भी विषय को किसी भी आयु के बच्चे को उपयुक्त रूप से सिखाया जा सकता है। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, आप भी हल कर सकते हो, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसका ऑप्शन आपको कमेंट में बताना है कि सर इसका ऑप्शन ए बी सी डी, और ऐसे नहीं देना है 1822 करके देना है कि 182 का इतना है। ठीक है, क्योंकि ये 182 है तो मुझे पता चल जाएगा किस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। ज़्यादा कठिन भी नहीं है, मैं ऑप्शन अभी 2 ऑप्शन हटा भी दूंगा तुरंत एक बार में, तो आपको हल करके देखना है इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा नियमों का पालन इसलिए करता है क्योंकि उसका मानना है कि नियम समाज में व्यवस्था बनाए रखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार वह किस स्तर पर है। कोहलबर्ग कौन है? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। तो एक बच्चा है जो नियमों का पालन इसलिए करता है क्योंकि उसका मानना है कि नियम समाज में व्यवस्था बनाए रखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार वह किस पर है? बताओ। ओबीडेंस एंड पनिशमेंट ऑपरेशन गलत, सजा की बात तो हो ही नहीं रही है यहाँ पर। ठीक है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल गलत, यूनिवर्सल की बात भी नहीं हो रही है। इंस्ट्रूमेटेड रिवर्सिबिलिटी ऑपरेशन गलत। सी ऑप्शन रहिए लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। सी ऑप्शन सही आंसर है। कौन सा? सी ऑप्शन, लॉ एंड एरर ऑर्डर ओरिएंटेशन। सी ऑप्शन सही आंसर। देखो क्यों सही है, यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ नियमों का पालन करना और उसका समाज में व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, नियमों का पालन किससे होगा? न्याय, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन स्टेजेस 4 में आती है, जो नैतिक विकास के 3 चरण दिए थे। 3 चरण है, इसके अंदर हर एक के अंदर दो चरण होते हैं। 3 अवस्थाएं दी थी, हर एक के अंदर कितने चरण हैं? 2। देखो ऐसे हम बताऊँ, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। उन्होंने 3 अवस्थाएं दी थी, जिसमें हर एक में 2 हैं। एक के अंदर पहला और दूसरा है, दूसरे के अंदर भी ऐसा ही है, पहला और दूसरा, तीसरे के अंदर पहला और दूसरा। इस तरीके से 6 चरण है नैतिक विकास के अंदर। ठीक, कितने? 6। 3 अवस्थाएं दी हैं, उसके अंदर 6 चरण है, हर एक के अंदर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों से उत्तर लिखवाने के बाद उनसे अपनी कॉपी साथी से जांचने के लिए कहता है और फिर दोनों मिलकर त्रुटियों पर चर्चा करते हैं। यह मुख्यतः किसका उदाहरण है? पीयर असेसमेंट, सबमिटिव असेसमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, नॉर्म रिफर्ड असेसमेंट। क्या कहलाएगा बताओ? मतलब कि 2 बच्चों, मान के चलो 10 बच्चों ने टेस्ट दिया, आपस में अपनी अपनी कॉपी जांच रहे हैं, मतलब अपनी अपनी दूसरे बच्चे की अपनी कॉपी साथी से जांचने के लिए कहते हैं। ये आरोन है, ये माही है। माही का टेस्ट जांचेगा कौन? आरोन का टेस्ट नापेगी माही। दोनों एक दूसरे का टेस्ट नाप रहे हैं, एक दूसरे का टेस्ट मूल्यांकन कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा पीयर असेसमेंट कहलाएगा। ग्रुप पीयर असेसमेंट में विद्यार्थी एक दूसरे के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं, जिससे विश्लेषणात्मक सोच और आत्म सुधार बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का सर्वोत्तम उदाहरण है? कविता याद करके सुनाना। ट्रांसफर फॉर लर्निंग मतलब कि स्थानांतरण करना है। गणित में सीखी गई तार्किक विधि का उपयोग विज्ञान की समस्या हल करने में करना। परिभाषा रटना, नोट्स को बार बार पढ़ना। कविता याद करना वाला ऑप्शन मैंने गलत करा, परीक्षा रटना गलत करा, नोट्स को बार बार पढ़ना गलत करा। ठीक है, गणित में सीखी गई तार्किक विधि का उपयोग विज्ञान की समस्या हल करने में करना। ठीक है, गणित तार्किक होता है और विज्ञान भी थोड़ी तार्किक ही होती है। समस्या हल करने में गणित का उपयोग कर सकती है विज्ञान में। ठीक है,
बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट। ये सब गलत है, बी ऑप्शन सही है। कौन सा? बी। जब एक विद्यार्थी में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग होता है तो उसे ट्रांसफर फुल लर्निंग कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आ गया अभिकथन और कारण। बहुत आज का सेट बहुत टफ है, मुश्किल है, कोई 25 नंबर 26 नंबर ले आया, मुश्किल है बहुत। ठीक है, तो आपको कमेंट में जरूर बताना सर आज मेरे इतने सही है। अभिकथन कह रहा है गार्डनर के अनुसार सभी व्यक्तियों में सभी प्रकार की बुद्धियाँ किसी न किसी स्तर पर होती हैं। मतलब गार्डनर जी ये कहना चाहते हैं वैज्ञानिक कि सभी व्यक्तियों में सभी प्रकार की बुद्धियाँ किसी न किसी स्तर पर होती हैं। कारण कहता है प्रत्येक व्यक्ति में सभी बुद्धियाँ समान स्तर पर विकसित होती हैं, समान स्तर पर विकसित होती हैं। बताओ, बी ये तो गलत है, कारण गलत है क्योंकि समान स्तर पर विकसित नहीं होती हैं। ऊपर नीचे चलता ही रहता है दर की तरह, विकास की दर ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे बुद्धि भी समान नहीं होगी, सभी बुद्धियाँ समान स्तर पर विकसित नहीं होगी, थोड़ा ऊपर नीचे घटेगा बढ़ेगा भी तो कि समान बिल्कुल ऐसे तो फिर हर एक बच्चा 150 में से 150 ले आएगा, ऐसे तो फिर हर एक बच्चा 150 में 150 ले आएगा। लेकिन पहला जो कथन है वो पॉजिटिव है। गार्डनर के अनुसार सभी व्यक्तियों में समान प्रकार की बुद्धियाँ किसी न किसी स्तर पर होती है, ये बात सही है बस। तो अभिकथन ए सही है और आर गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है और आर गलत है, बी ऑप्शन सही है। गार्डनर के अनुसार सभी बुद्धियाँ हर व्यक्तियों में होती हैं लेकिन उसका स्तर अलग अलग होता है। लेकिन मैंने यही बोला ना आपसे कि स्तर अलग अलग होगा, समान नहीं होगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, समान स्तर, इसलिए मैंने इसको गलत करा था और इसको पॉजिटिव माना था कि ये सही है। तो अपनी व्याख्या तो बन ही नहीं सकती क्योंकि वो एक गलत हो ही गया तो व्याख्या नहीं बननी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक जानबूझकर ऐसी गतिविधियाँ देता है जो विद्यार्थियों की वर्तमान क्षमता से थोड़ी कठिन है। मैं आज आपको कठिन प्रश्न दे रहा हूँ तो बिल्कुल इसी को मान लो कि एक शिक्षक जानबूझकर ऐसी गतिविधि देता है। मैं आपको जानबूझकर आज हार्ड क्वेश्चन लाया हूँ क्योंकि हार्ड अपन ने 5-6 दिन सरल करे, आज अपन हार्ड से शुरुआत कर दी अपन ने फिर से। तो मैं क्यों लाया हूँ सोचो, उचित मार्गदर्शन से पूरी की जा सकती है, यह मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित है। मैं आज हार्ड क्वेश्चन लाया हूँ तो ये क्यों लाया हूँ, ये प्रश्न भी यही कह रहा है, 187 प्रश्न भी यही कह रहा है। क्या कह रहा है? जानबूझकर ऐसी गतिविधि देता है जो विद्यार्थियों की वर्तमान क्षमता से थोड़ी कठिन है। बस आज के प्रश्न भी थोड़े ही कठिन है, ज़्यादा कठिन नहीं, थोड़ा सा कठिन है। तो मार्गदर्शन से पूरी की जा सकती है, यह मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित है? मल्टीपल इंटेलिजेंस, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या इंसिगेट्स लर्निंग। ये कहलाएगी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। लेव वाइगोस्की ने दिया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जीन पियाजे ने दिया है कौन सा? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। कमेंट में बताना जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं, और आज ये भी बताना कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया है जीन पियाजे ने। किसने दिया है? जीन पियाजे ने। लेकिन जीन पियाजे से पहले किसने दिया है ये कमेंट में बताना है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे से पहले किसने दिया है? पहले जीन पियाजे से पहले भी किसी ने दिया है, कमेंट में बताना है किसने दिया है। ZPD के अनुसार सबसे प्रभावी अधिगम तब होता है जब कार्य वर्तमान क्षमता से थोड़ा ऊपर और उचित सहायता उपलब्ध हो। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो लेव वाइगोस्की ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य क्रिएटिंग स्तर का है? क्रिएटिंग स्तर का है नया उत्पाद तैयार। परिभाषा लिखना, तुलना करना, दोनों गलत। परिभाषा लिखने से क्रिएटिंग होगा, तुलना करने से होगी। किसी सामाजिक समस्या के समाधान हेतु नई शिक्षण योजना तैयार करना। क्या करना है? नई शिक्षण योजना को तैयार करना है, तो उसको कहलाती है क्रिएटिंग। ठीक है, सही विकल्प चुनना गलत। नई योजना या नया उत्पाद तैयार करना ब्लूम रिवर्स टैक्सोनॉमी, ये भी वैज्ञानिक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी क्रिएटिंग स्तर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्देश क्या है समावेशी शिक्षा की? समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? सभी बच्चों को समान एक ही छत के नीचे पढ़ाना। मध्यम वर्ग, थोड़ा स्मार्ट बच्चा, प्रतिभाशाली बच्चा, कमज़ोर बच्चा, CWST वाला बच्चा, दिव्यांग बच्चा, सभी बच्चों को
एक छत के नीचे पढ़ाना समावेशी शिक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा। ठीक है, ये तो मैंने समावेशी शिक्षा बताई, प्रश्न तो देखा ही नहीं है अभी पहले अपने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो तो। समावेशी शिक्षा में निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या है बताना है। सभी विद्यार्थियों को समान कार्य देना, गलत। समान कार्य नहीं देना है, नेगेटिव है। केवल आ गया मैंने पहले ही गलत, पूरा भी नहीं पढ़ूंगा लेकिन नेगेटिव ही होगा। देखो मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। केवल कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए अलग पाठ्यक्रम बनाना, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हीन भावना नहीं फैलानी है बच्चों में। केवल दिव्यांग विद्यार्थियों को मूल्यांकन करना, गलत। और बच्चे कहाँ जाएंगे? विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता और सीखने की शैली के अनुसार शिक्षण में परिवर्तन करना। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन में शिक्षक विषय वस्तु, प्रक्रिया और मूल्यांकन को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है आज अपनी क्लास का। कमेंट में ज़रूर बताना है कि सर मेरे इतने सही हैं, मेरे सर 20 सही हैं। आज किसी की मुश्किल है आज 25 से प्लस हो जाए तो 25 से प्लस किसी की मुश्किल हुई, क्योंकि आज हार्ड लेवल है। 6 दिन की क्लासों से और हार्ड लेवल है 7 दिन से। और आपका लास्ट क्वेश्चन है। एक शिक्षक का मानना है कि सीखना सबसे प्रभावी तब होता है जब विद्यार्थी पूर्व ज्ञान, ध्यान से क्वेश्चन करना बहुत हार्ड है थोड़ा सा, सामाजिक अंतःक्रिया, उपयुक्त सहयोग और आत्मचिंतन और स्वयं ज्ञान के निर्माण करे। यह दृष्टिकोण मुख्यतः किन सिद्धांतों का संयुक्त प्रतिबंध है? बताओ। बहुत स्किनर और पावलोव, या थार्नाडाइक या वॉटसन, प्याजे, वाइगोत्स्की, अल्बर्ट, आशु बेल, या गोल्टन या बीने? बताओ। प्याजे ने दिया है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, वाइगोत्स्की ने दिया है लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत, थार्नाडाइक ने दिया है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। व्यवहारवादी कहा जाता है वॉटसन को। व्यवहारवादी किसे कहा जाता है? वॉटसन को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अपन को तो इसका उत्तर जानना है कि इसका उत्तर क्या होगा। जब विद्यार्थी पूर्व ज्ञान, सामाजिक अंतःक्रिया, उपयुक्त सहयोग और आत्मचिंतन के माध्यम से स्वयं ज्ञान का निर्माण करे, तो यह दृष्टिकोण किन सिद्धांतों का संयुक्त प्रतिबंध करता है? बताओ। थोड़ा सा हार्ड भी नहीं है लेकिन सरल ही है, ज़्यादा इतना भी हार्ड नहीं है। सी ऑप्शन सही है। कौन सी? प्याजे, वाइगोत्स्की और अल्बर्ट बंडूरा। आशु बेल की बात हो रही है, सॉरी अल्बर्ट बंडूरा पढ़ रहा हूँ मैं इसको। आशु बेल। स्क्रीन पे कभी कभी थोड़ा कम दिखता है क्योंकि बहुत पास से देखता हूँ इसलिए मैं, तो इसलिए मुझसे गलत पढ़ भी सकता हूँ। आपको भी ध्यान देना लेकिन कि मैं क्या गलत पढ़ रहा हूँ कि नहीं। ज्ञान का सक्रिय निर्माण, जीन प्याजे। वाइगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया है, ZPD स्कैफोल्डिंग, लेव वाइगोत्स्की। आशु बेल ने दिया है पूर्व ज्ञान पर आधारित, मैग्निफिसेंट लर्निंग। इन तीनों का संयुक्त उपयोग आधुनिक सीटेट एमपीटेट पेडोलॉजी की मजबूत नींव है। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। डेली अपना सेट चलता है डेली। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें क्योंकि आपको डेली प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन मिलेंगे जो 5000 सीरीज़ की पूरी क्वेश्चन है। कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, ऐसा नहीं कि सीटेट, एमपीटेट, कोई भी, यूपी टेट, यूटेट, छत्तीसगढ़ टेट, रीटेट, जेटेट, सभी एग्ज़ामों के लिए है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री महाकाल।